को आसनसोल से और दूसरे को बाराबंकी। एक को फायदा मिला और एक को नुकसान मिला। अब फायदा कैसे मिला एआई का? आसनसोल से बीजेपी की तरफ से पवन सिंह उम्मीदवार होंगे। वीडियो वायरल हुआ है, एमएमएस वायरल हुआ है और हम सब ने वो वीडियो देखा है। वीडियो एआई द्वारा जनरेट किया गया है या फिर ओरिजिनल वीडियो है? बीजेपी अब पहले वाली बीजेपी नहीं रही है। रवि किशन दूसरी तरफ, उनसे जनता उनकी गोरखपुर की खुश नहीं है। लेकिन पवन सिंह की जब इंटरव्यू सामने आए तो उसमें साफ तौर से ये जाहिर हो गया कि पवन सिंह को जो है वो ज्यादातर सिर्फ उनको अपने क्षेत्र के बारे में ही नहीं पता। तक खुश नहीं है। गोरखपुर की जनता साफ कह रही है कि हमें नाचने गाने वाला सांसद नहीं चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में। मैं हूं विकास, मेरे साथ है मेरे साथी पत्रकार रिजवान और ऋषभ। आज का मुद्दा राजनीति में जो अभी बहुत तगड़ा टॉपिक है, बहुत तगड़ा ट्रेंडिंग मामला है, उसको लेकर के है। एक तरफ है पवन सिंह, दूसरी तरफ है उपेंद्र सिंह रावत। ये दोनों बीजेपी के वो चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी ने चुना था चुनाव लड़ने के लिए, एमपी इलेक्शन लड़ने के लिए, एक को आसनसोल से और दूसरे को बाराबंकी से। तो यानी कि दोनों ही ये दो नेता हैं वो चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन जैसे ही इनके नाम का ऐलान हुआ उसके कुछ 24 घंटे में एक एक करके इन दोनों ने अपने जो है नाम वापस ले लिए। कारण क्या हो सकते हैं? क्या इन्होंने अपनी मर्जी से नाम वापस लिए हैं या कुछ अंदरूनी खेला हुआ है, या दिल्ली से कोई मैसेज आया है, या अमित शाह ने कुछ और गणित लगाया है? क्या रीज़न है? क्योंकि उपेंद्र सिंह रावत का जो एमएमएस वायरल है, जिसको उन्होंने एआई से क्रिएटेड बताया है, वो बहुत संगीन एमएमएस है। उसको क्लियर हम मीडिया में दिखा नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है किस तरीके से लांछनों से भरा हुआ वो वीडियो है। एकदम अभद्र वीडियो है, एकदम अश्लील वीडियो है। उसको आप टैकल नहीं कर सकते, फिर भी वो तो नकार रहे हैं। खैर, वो जाँच का विषय है। लेकिन पवन सिंह के साथ तो ऐसा कुछ नहीं था, वहां तो कोई वीडियो वायरल नहीं था। लेकिन आसनसोल, जहां पर भोजपुरी जनसंख्या है, जहां पर पवन सिंह को वोट करने वाले लोग हैं, वहां से टिकट मिलने के बावजूद पवन सिंह क्यों पीछे गए? जब टिकट मिला तो जिम में बैठकर वीडियो देख रहे थे, बहुत खुश थे, लेकिन फिर अचानक से कुछ निजी कारणों के चलते क्यों नाम वापस ले लिया? चर्चा बहुत बड़ी होगी। सबसे पहले मैं ऋषभ के पास चलता हूं। ऋषभ, एकदम सीधा सटीक जवाब, क्या अपने आप रिजाइन दिया है, अपने आप पीछे हटे हैं, या फिर कुछ गड़बड़ है? दया, देखिए, इन दोनों के केस में कुछ अलग ही हुआ है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो टिकट देने के बाद एकदम से काटती नहीं है। यह अक्सर ने एक लंबे समय से देखा गया है कि बीजेपी के अंदर जो है टिकट बहुत कमी से कटते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों को कहीं ना कहीं एआई, जो आज के दौर में एआई की जो तकनीक चल रही है, उसका एक को फायदा मिला और एक को नुकसान मिला। अब फायदा कैसे मिला एआई का? सबसे पहले पवन सिंह को फायदा मिला। दरअसल पवन सिंह ने मतलब आज के जैसे धर्म को लेकर इतने बढ़िया बढ़िया उन्होंने गाने बनाए और एआई तकनीक का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है वहीं दूसरी खबर ये आई कि उपेंद्र सिंह रावत जो हैं, उनका वीडियो जो है वो वायरल हो गया और एआई से जो है वो एडिट किया गया, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सीधे सीधे अपने पार्टी के अंदर ऐसे नेता नहीं चाहती जिनकी समाज के अंदर छवि खराब हो। दरअसल देखा, जब उपेंद्र यादव का वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी समाज के अंदर छवि खराब हुई और कहीं ना कहीं फिर बीजेपी पे भी जो है सवालिया उठने लगे कि भाई बीजेपी अपने ऐसे नेताओं को टिकट दे रही है जिनकी पहले से ही समाज के अंदर छवि अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद जब आसनसोल से पवन सिंह को टिकट हुआ तो उन्होंने भले ही कितने भी बेहतरीन गाने बनाए हो, कितने भी भक्ति वाले उन्होंने गाने बनाए हो, लेकिन कहीं ना कहीं भक्ति वाले तो उन्होंने गाने बनाए हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ। लेकिन उन्हें जो विपक्ष ने घेर लिया वो उनके पुराने गानों पर घेर लिया, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं बंगाली की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर उन्होंने खुद दिखाते हुए या फिर उन गानों के में बंगाली महिलाओं के ऊपर उन्होंने बात करते हुए गाने बनाए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो है से वो ट्रेंड करने लगे, इस तरीके की बातें सामने आने लगी। तो बीजेपी को ये लगने लगा कि भाई इन्हें हमने टिकट तो दे दिया पर हमने कहीं ना कहीं गलती भी कर दी, और अपनी गलती सुधारने के लिए फिर जाहिर सी बात है, अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई टिकट कट गया, ये तो नहीं कह सकते कि बीजेपी ने टिकट काट दिया। तो फिर कुछ ना कुछ इन लोगों के पास फोन आया आला कमान का या कुछ भी हुआ कि इन्होंने खुद ही जो है अपने हाथ पीछे ले लिए। क्यों रिजवान भाई, क्या लगता है? बिल्कुल ऋषभ, जैसा कि आपने बताया कि एक तो मसला ये था कि उनकी जो पुरानी वीडियोस हैं उनको लेके एक बात चली, लेकिन मेरी जहन में एक और बात है। देखिए, जब बीजेपी का टिकट फाइनल हुआ आसनसोल से, जब पवन सिंह जीते, मतलब पवन सिंह जीते नहीं, जब उनका टिकट सामने आया कि आसनसोल से बीजेपी की तरफ से पवन सिंह उम्मीदवार होंगे, उसी के बाद हमारे देश का सबसे बड़ा चैनल कहा जाता है आज तक,
आज तक के पे एक इंटरव्यू हुआ तुरंत उसके बाद कुछ देर बाद, और एंकर ने उनसे पूछा हाँ, एंकर अंजना ओम कश्यप ने उनसे पूछा कि आपकी विचारधारा क्या है। तो सुने तो आप अंजना ओम कश्यप ने उनसे ये बात पूछी पवन सिंह से कि पवन आपकी विचारधारा क्या है। तो पवन सिंह पर अपनी विचारधारा पर 1 मिनट नहीं बोला गया। मतलब पवन सिंह ने बस ऐसे सवाल कर दिया कि हम मोदी जी के साथ हैं और हम बस कांग्रेस के विरोधी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने 2-3 बार ये बात पूछी कि मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि आखिर आपकी विचारधारा है क्या। आपने ये बात कही कि हमारी विचारधारा अलग है, हम मोदी जी की विचारधारा के साथ हैं। तो आप अगर अपनी विचारधारा 1 मिनट अपनी विचारधारा अपनी आइडियोलॉजी नहीं पूछ सकते आप, कि आप 1 मिनट बोल नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है मुझे तो लगा कि कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा है, क्योंकि उस चैनल को हर जगह देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं वो वीडियो जो है वो बीजेपी आला कमान तक पहुंची होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं ये डिसीजन हुआ है। वो वीडियो तो वायरल हुई, लेकिन उसके बाद कुछ और वीडियो भी वायरल हुई जिसके अंदर उनसे एक पत्रकार जो है वो पूछता हुआ नजर आता है कि आप जो है अपने देश अपने क्षेत्र के अंदर किस तरीके का विकास कराएंगे किस तरीके का कराएंगे, जो विकास कराएंगे आप मैं बता रहा हूँ विकास भाई, आप मेरे से गाने के बारे में पूछिए, आप मेरे से फिल्मों के बारे में पूछिए, मैं उनके अब जाहिर सी बात है वो राजनीति में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है राजनीति को लेकर उनसे सवाल जवाब होंगे। लेकिन उन्हें उनके शब्दों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि जैसे इन्हें राजनीति का ए भी नहीं आता हो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि भाई ये तो भारी फजीयत करा सकते हैं, और जाहिर सी बात है एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए जो अपने क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी रखता हो, अपने क्षेत्र के बारे में समस्याओं का उसे पता हो, अपने क्षेत्र के बारे में उसको आवाम को पता हो, उसके क्षेत्र में किस तरीके की चीजों का डेवलपमेंट होना है उसे ये पता हो। मतलब वो एक स्तर से जमीन से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन जब वो जमीन से जुड़ा हुआ ही नहीं है, उसे यही नहीं पता कि मेरे क्षेत्र में चल क्या रहा है, तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ सकता है। क्षेत्र के बारे में कैसे पता होगा जब उसे पता ही नहीं टिकट कहाँ से मिलना है। नहीं भाई, देखिए पता है क्या, उनको टिकट पता था भाई। अरे लो यार, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं होता कहीं भी राजनीति में। हम भी राजनीति को देखते हैं कि हमारे फरिश्तों को खबर नहीं है कि हमारा टिकट यहाँ से हो जाएगा, हम बैठे हुए। टिकट पता था आसनसोल से मिलेगा, ये भी पता था। इसीलिए जब वहाँ पे पीसी चल रही थी बीजेपी की तरफ से, तो जिम में बैठ के बाकायदा वीडियो देख रहे थे और अपने नाम बोलने का इंतजार कर रहे थे। एक बंदा उनका सहयोगी पीछे से वीडियो बना रहा था। ये सारी बात इस बात की तस्दीक करती है कि उनको पता था कि मेरा टिकट फाइनल है, पहले ही बात हो चुकी होती है। राजनीति आजकल बहुत मॉडर्न जमाने की है, बिना पूछे ऐसे कैसे कोई नाम ले देगा। अब जब टिकट उनका वापस हो गया तो कहीं ना कहीं फिर ये अफवाहें आने लगी, ये खबरें आने लगी कि भाई टिकट इसलिए कटा है क्योंकि उनकी माताजी ने कहा था कि वो लोकसभा आरा से लड़े वो। तो इस चीज को लेकर भी ये सारी बातें आने लगी। और रही बात वहीं पर उपेंद्र सिंह रावत की, जो उपेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यानी उन्होंने खुद ही टिकट जो है लौटा दिया एक तरीके से। और उन्होंने ये एमएमएस जो वायरल हुआ है उससे पहले लौटाया या बाद में लौटाया? उसके बाद में लौटाया, लेकिन उसके बाद में लौटाया। और क्या कहते हुए कि भाई जब मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। तो भाई अपनी निर्दोष साबित होने के लिए कितनी देर लग रही है, कि आज के टाइम में कितनी देर लग रही है? आज के टाइम में तमाम आपके पास इतने एक्सपर्ट हैं जो इस चीज की अच्छे से पुष्टि कर सकते हैं, इस बात की अच्छे से पुष्टि कर सकते हैं कि भाई वीडियो एआई द्वारा जनरेट किया गया है या फिर ओरिजिनल वीडियो है। इसे ज्यादा समय नहीं लग सकता, मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा। अच्छा, लेकिन आज वीडियो ठीक है ऋषभ, हम सब ने वो वीडियो देखे हैं, टू बी ऑनेस्ट हम सब ने वो वीडियो देखे हैं। मैं अपना पक्ष रखता हूं, वो बिल्कुल एआई जनरेटेड वीडियो हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई जानने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपकी प्रथम दृष्टया क्या रहा कि यार असली सा है कि नकली? मुझे तो लगता है एआई जनरेटेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जनरेटेड हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात ये भी आ जाती है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इस बात को समझिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे उगता है। अगर आप इस चीज का दावा कर रहे हैं कि भाई ये एआई से वीडियो बनाया गया है, अगर एआई से वीडियो बनाया गया है तो फिर आपको उसका टेस्ट करवाने में कितनी देर लगेगी? महज 1 घंटा 2 घंटा। लेकिन 24 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। लेकिन अब यह मुद्दा जो है जिस तरह से उफान में उठा था उसी तरह से कहीं ना कहीं नेताजी नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि वही किसी भी तरीके से जो है अब क्षेत्र के अंदर जो है वही बात तो खराब हो ही गई है, पर अब परिवार के अंदर जैसे तैसे करके इज्जत बचाई जा सके। तो पवन सिंह की बहुत बात हो गई, अब बात कर लेते हैं उन नेताजी की जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हैं, ट्रेंडिंग है, उपेंद्र सिंह रावत जी।
वीडियो वायरल हुआ है, एमएमएस वायरल हुआ है और हम सब ने वो वीडियो देखा है। हालांकि उनकी तरफ से बोला गया है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, और जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे काफ़ी हद तक लगा भी कि ये एआई जनरेटेड वीडियो हो सकता है, क्योंकि हम डिजिटल मीडिया पे जब काम करते हैं तो एआई से बहुत कनेक्टेड रहना पड़ता है। जब हम खुद जब क्रिएट करते हैं वीडियोस, तो आजकल जो एआई है ना वो बहुत एक्यूरेट वीडियो बना देता है। हालांकि वो वीडियो असली भी हो सकता है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत आपत्तिजनक वीडियो है, बहुत अश्लील वीडियो है। इस तरह का वीडियो बहुत कम सामने आता है। मुझे लगता है एआई जनरेटेड हो सकता है, लेकिन इससे पहले मुझे याद है आडवाणी जी की बात है, जब वो बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था तब उन्होंने इसी तरीके से अपनी सांसदी छोड़ी थी, जब उनका नाम आया था कि जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिलेगी मैं वापस नहीं आऊंगा। उसके कुछ 18 महीनों बाद उनकी वापस सांसदी आई, तब वो चुनाव लड़ा। ये बीजेपी में पहले से प्रथा रही है कि आरोप लगे तो ठीक है भैया, तुरंत सीट छोड़ दो। तो ऐसे ही उपेंद्र सिंह रावत ने भी किया है कि ठीक है भाई, वीडियो वायरल हो रही है, ठीक है मैं चुनाव ही नहीं लड़ रहा, जब मैं क्लीन चिट मिल जाएगी तब देखेंगे राजनीति में आगे। आपको क्या लगता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो केस भी बता देता हूँ मैं। जब आडवाणी जी का आपने बात करी, वो केस ये था कि एक जैन करके कोई गुड़गांव के एक बड़े व्यापारी थे और उनसे जो है आडवाणी जी के संबंध थे, तो उन पे ये आरोप लगा था उस समय कि आपने इनसे रिश्वत ली है। तो वो जैन घोटाले के नाम से उस समय ये बहुचर्चित घोटाला हुआ था। उस घोटाले में आडवाणी ने कहा था कि जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिलेगी मैं संसद में नहीं आऊँगा और ना ही मैं सदस्यता, ना ही मैं चुनाव लड़ूंगा। वो जैन घोटाला था, बहुत चर्चित घोटाला था। आपने अच्छा याद दिलाया ऋषभ। देखिए मैं बताऊं कि उपेंद्र सिंह रावत की जहां तक बात हो रही है कि वीडियो जो है एआई द्वारा जनरेट किया गया है या नहीं किया गया, तो ये तो एक पूरा जांच का विषय है और इस चीज पर जांच अवश्य होनी चाहिए, जिससे इस चीज की सत्यता जो है वो बाहर आ सके कि उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा गया या फिर उन्होंने खुद ही कुछ इस तरीके के काम किए थे जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहां पर खास बात क्या है कि उनका टिकट कटा या फिर काटा गया। अगर उनका टिकट काटा गया तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि बीजेपी हमारे देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो अपने पार्टी के अंदर, यानी बीजेपी अपने अंदर एक भी करप्ट नेता नहीं देखना चाहती, एक भी ऐसा नेता नहीं देखना चाहती जिसने मतलब समाज में कुछ गलत किया हो, तो इस चीज से जिसकी इमेज खराब हो। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी जो है कितनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। आने वाले समय में अगर बीजेपी के अंदर ऐसे नेता भी निकलकर सामने आते हैं तो फिर ये बात भी सत्य है कि उन पर भी कड़े एक्शन होने की कहीं ना कहीं संभावना बनी हुई है। देखिए बिल्कुल सही कहा ऋषभ आपने। देखिए बीजेपी अब पहले वाली बीजेपी नहीं रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि उसके जो नेता हैं उन पर किसी तरह का दाग हो। आपने हाल ही में देखा होगा, बहुत बड़ी सांसद थी भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा, उनका टिकट काट दिया बीजेपी ने। उन्होंने गांधी जी को लेकर आपत्तिजनक भाषण दिया था, कुछ बात कही थी। खुद मोदी जी ने कहा था कि मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। दूसरी बात ये है, कोई नहीं सुनो, दूसरी बात ये है कि अभी बहुत चर्चित मामला हुआ था कुंवर दानिश अली का, जब आपत्तिजनक शब्द कह दिए थे रमेश बिदूड़ी जी का टिकट काट दिया। ठीक है, तो एक बात अलग है, बिल्कुल सही बात है? मीनाक्षी लेखी, मतलब जितने भी हैं ऐसे सांसद जितने भी थे जो जिनको पार्टी का घेरने का मौका मिला था, विपक्षियों को घेरने का मौका मिला था, उनकी वजह से सीधा तौर पर यह है कि बीजेपी जो है अपने अंदर सिर्फ इस तरह के नेता रखना चाहती है जिनकी छवि साफ हो, जो सच में समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, ना कि अपने। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे। बिल्कुल देखिए, रश्मिका मंदाना हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, और तमाम इतने तरह के वीडियो डीपफेक मार्केट में आए हैं और सरकार ने भी इस बात को बहुत संगीन आरोप बताया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि डीपफेक का मामला बहुत हाई है और इसको कहीं ना कहीं लगाम लगाना चाहिए इस पे। देखिए डीपफेक ये जो मामला है, ये उन लोगों ने ये मामला उठाया था जैसे मार्क जकरबर्ग हो गए, ठीक है, ये वो लोग हैं जो टेक में जायंट्स हैं, टेक में इनकी एक प्रभुत्व है, टेक आप कह सकते हैं, साला ये दुनिया ही चला रहे हैं सोशल मीडिया की। लेकिन उन लोगों ने जब कहा ना कि ये एआई बहुत खतरनाक चीज़ है, अच्छा है लेकिन खतरनाक चीज़ है, उस पर ज़्यादातर लोगों ने यकीन किया नहीं। लेकिन जब डीप फेक के वीडियो है, रश्मिका मंदाना वाला वीडियो आपको याद होगा किस तरीके से फेस स्वैप किया गया था, उसे फेस स्वैपिंग कहते हैं, फेस स्वैप करके फ़ोटो लगा दिया। अभी सचिन तेंदुलकर का कोई वीडियो आया था, ऐड किया गया था बाकायदा, उसमें एक गेम का ऐड किया गया था, उनकी बेटी के साथ भी था, तो उस पर सचिन तेंदुलकर ने खुद बोला कि ये तो डीप फेक का वीडियो है। तो पता नहीं लगता कौन कब किसका क्या कर दे। मार्केट में 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों एआई टूल आज की डेट में आ चुके हैं। बहुत सारे देसी भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा विदेशी भी हैं जिनकी हमें पता ही नहीं होगा। आज जब हम बात कर रहे हैं ना, तो बात करते ही करते 150 मार्केट में फिर से एआई टूल आ जाएंगे नए नए।
तो एआई मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कब क्या हो जाए आप जानते हैं। सोशल मीडिया का रोल कितना होता है पॉलिटिक्स में, सब जानते हैं। चुनाव का 50% असर सोशल मीडिया पे डिपेंड करता है। बता देता हूँ एक चीज और कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव होंगे ना, तो उसके अंदर जो चुनाव आयोग है हमारा, वो भी एआई तकनीक का इस्तेमाल करेगा। और एआई तकनीक का जो इस्तेमाल करेगा वो इसलिए करेगा कि जिस तरह से चुनाव को लेकर आप तक भ्रामक खबरें पहुंचाई जाती हैं, आप तक गलत जानकारी पहुंचाई जाती है, तो चुनाव आयोग जो है एआई तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसी खबरों को जो है ना वो सोशल मीडिया से ही हटा देगा, यानी इंटरनेट से ही गायब कर देगा, जिसके अंदर भ्रामक जानकारी होगी। सही बात है, और करना भी चाहिए। और वो हमारे देश के लिए जरूरी भी है, क्योंकि कई सारी खबरें ऐसी होती है जो चुनाव से पहले वायरल होती हैं, जिसको लोग वोट बस यही है। कोई जैसे चुनाव तो एक दिन पहले वायरल हो गया जी, इसने यहाँ पे दंगा करा दिया तो वोट परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो गया। कोई दूसरी बात है कि इस नेता की वजह से पिछले 10 सालों में इतना घाटा हुआ, उसका तथ्य से कोई लेना देना नहीं है, बस वो एक फर्जी वीडियो है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग ने कदम उठाया, तो बिल्कुल ये काम होना चाहिए। विकास, अच्छा, अब जरा पवन सिंह को लेकर के दोबारा बात करते हैं। पवन सिंह द भोजपुरी सुपरस्टार, कौन नहीं जानता, लगावेलू तू लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, और इन सब गानों ने उनको इतनी पॉपुलैरिटी दिलाई दुनिया भर में कि आज एक बड़ा नाम बन गए पवन सिंह। तो भोजपुरी स्टार वो अकेले नहीं हैं, रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी, तो जब सब सांसद छट गए तब भी वो अभी मनोज तिवारी टिके हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए। वो उनका एंटरटेनमेंट से और वहाँ पे कुछ नहीं रहा है, वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए राजनीति में। क्योंकि वो मैं जिस सीट से आता हूँ दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट सीट से, उसी से सांसद हैं और मैं जानता हूँ उनके कामों को, देखता रहता हूँ अक्सर। चाहे काम हो, मनोरंजन हो, स्पोर्ट्स हो, टूर्नामेंट भी आयोजित करवाते हैं। यमुना का एक यमुना चैलेंज ट्रॉफी करके करवाते हैं, हर साल करवाते हैं, तो वो अच्छी सांसद ही कर रहे हैं। लेकिन रवि किशन दूसरी तरफ, उनसे जनता उनकी गोरखपुर की खुश नहीं है, परेशान है। और अब यहाँ पर पवन सिंह आ जाते हैं, जिनको पता ही नहीं है भैया सीट में चल क्या रहा है, जिनको पता ही नहीं है कि उनकी विचारधारा क्या है, जिनको पता ही नहीं है कि भाई उन्हें बोलना क्या है, बोलना कैसे है, कब बोलना है। और इनको आप लोकसभा सांसदी का टिकट दे देते हो और वहाँ से बहुत ज़्यादा हाई उनके चांसेस थे जीतने के। अगर जीत जाते तो सवाल ये है कि उस जनता का, उस लोकसभा सीट की जनता का क्या हाल होता। उनका प्रतिनिधि जो लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व करेगा, उसको खुद कुछ नहीं पता, तो कैसे प्रतिनिधित्व करेगा और उस एरिया का विकास कैसे होगा। तो ये आप कैसे देखते हैं इसको कि किसी भी ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे देना जिसको ज़्यादा कुछ इस बारे में पता नहीं है, बस फेमस है, सिर्फ फेमस होने से टिकट देना। देखिए, बात फेमस होने की ही नहीं होती। अगर आपको टिकट दिया जाता है तो फिर भी उसके बावजूद भी आपको अपने क्षेत्र की जो है वो जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। लेकिन पवन सिंह के जब इंटरव्यू सामने आए तो उसमें साफ तौर से ये जाहिर हो गया कि पवन सिंह को जो है वो ज़्यादातर सिर्फ उनको अपने क्षेत्र के बारे में ही नहीं पता। उनको यही नहीं पता कि राजनीति में किस तरीके से वो आगे चल के काम करेंगे। उन्हें सिर्फ ये पता है कि उन्हें पिक्चरें कैसे बनानी है और फिल्में कैसे बनानी है। और उनका टिकट कटा तो फिर सही भी हुआ। दरअसल इसलिए सही हुआ क्योंकि अगर वो शायद वहां से टिकट लेते और जीत जाते तो फिर पता नहीं उस क्षेत्र में का विकास होता या फिर नहीं होता, या फिर वो पिक्चर बनाने में बिजी रहते। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया वो सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो जो है सीट ही निकालना नहीं चाहती। वो ये भी चाहती है कि भाई जिस क्षेत्र की, जिस लोकसभा की सीट वहां से उसे मिल रही है, फिर वहां पर जो है वो विकास भी हो। दरअसल मैं आपको आसनसोल लोकसभा सीट की जो है वो जानकारी भी दे देता हूं। इस सीट पर जो है ना तकरीबन 15 लाख के करीब जो है वो वोटर हैं, और जिसमें से आधे वोटर ऐसे हैं जो हिंदी भाषी वोटर हैं। झारखंड बिहार से लगा हुआ ये आसनसोल है और कोलकाता से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस सीट की मैं एक खास बात आपको बता देता हूं, यहां पर तकरीबन 30 साल जो है ना वो सीपीएम ने राज किया है, यानी 30 साल लगातार यहां से सीपीएम जीतती रही। फिर उसके बाद क्या हुआ कि साल 2019 के लोकसभा में बीजेपी ने यहां से खड़ा किया बाबुल सुप्रियो को। हाँ, बाबुल सुप्रियो को खड़ा किया, जो कि एक गायक सिंगर भी हैं। बाबुल सुप्रियो ने जो है यहाँ पर सीपीएम के गढ़ में जो है वो सेंधमारी की और यहाँ से जो है बीजेपी को सीट निकाल के दे दी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए उस वक्त क्या हुआ कि बीजेपी को उसके मुताबिक वहाँ पर जो है रिजल्ट नहीं मिल पाए उन कई सारी विधानसभा सीटों पर। तो फिर सुप्रियो को जो है ना बीजेपी ने मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया था जब आसनसोल से वो जीते थे। लेकिन जब मंत्रिमंडल से फिर उन्हें निकाल दिया गया, इस बात से बाबुल सुप्रियो में जो है वो नाराज हो गए और उन्होंने जाकर क्या किया कि टीएमसी के साथ उन्होंने जो अब जुड़ गए, मतलब टीएमसी की नाव में जाकर वो समार हो गए। फिर उसके बाद इस सीट पर हुए दोबारा से
उपचुनाव साल 2022 में, और फिर टीएमसी ने जो है यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा को खड़ा किया और फिर शत्रुघ्न सिन्हा ने इस सीट को जीता और ये सीट जो है अब टीएमसी के खाते में है। और यहाँ पर एक खास बात और है, साल 2019 में पश्चिम बंगाल के अंदर दो सीटें जीती थी, एक दार्जिलिंग और एक उसमें से दूसरी सीट जो थी वो आसनसोल थी। यहाँ पर साल 2019 के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर दो सीटें बीजेपी ने जीती। तो यहाँ पर इस सीट को जीतना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के ना एक कहते हैं ना कि भाई सम्मान की बात हो चुकी है कि टीएमसी ने ये सीट निकाली है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि पवन सिंह को यहाँ से खड़ा कर देते हैं। पवन सिंह एक बड़े लोकप्रिय हैं और पूर्वी लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, बिहार के लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो शायद एक बार फिर से उनका ट्रम्प कार्ड जो है, जैसे उन्होंने पहले एक सेलिब्रिटी को उतारा था, फिर से वही उनका सिक्का काम कर जाए और ये सीट उनके पाले में आ जाए। लेकिन खैर अब टिकट कट चुका है, बट देखने वाली बात ये होगी कि आसनसोल सीट पर जो है कौन सा बीजेपी जो है प्रत्याशी उतारती है अपना। आप बताइए, क्या चीज़? क्या सिर्फ फेमस होने से, क्या सिर्फ मशहूर होने से किसी को टिकट देना ठीक है या उसकी कुछ राजनीतिक जमीन भी होनी चाहिए? देखिए विकास, बिल्कुल सही बात है। क्या सिर्फ फेमस होने से उसको टिकट मिलना चाहिए? नहीं। देखिए पहली बार के लिए आप फेमस होते हो, जैसे आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, कोई बिहार से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, पहली बार अगर आपको टिकट मिलता है तो आपकी फेमसिटी काम आती है, आपकी पब्लिसिटी काम आती है। लेकिन जब आप दोबारा उस मैदान में उतरते हो तो तब आपके कोई फेमसिटी काम नहीं आती, आपकी पब्लिसिटी काम नहीं आती, आपका इंटरनेट काम नहीं आता, आपका काम आता है। उदाहरण मैं देता हूँ। तो पहली बार ही था ना कौन सा? पवन सिंह का, तो पवन सिंह का पहली बार था, लेकिन पवन सिंह के साथ जो केस हो गया उसी रात, तो फिर पवन सिंह के साथ क्या ही कहें। दूसरी बात सोचिए ना विकास भाई कि मतलब आप मतलब देश की राष्ट्रीय पार्टी जो है वो आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही है कि भाई वो आप मेरी तरफ से जाओ और अपनी लोकसभा को संभालो, यहाँ का विकास कराओ, और उस नेता को यही नहीं पता कि उसे विकास कैसे कराना है। तो ये तो पार्टी से भी गलती हो गई ना, पहले टेस्ट करा लेते, कुछ पता भी है कि नहीं। हाँ, तो वही तो चीज कि सिर्फ मशहूर होना जरूरी है या फिर राजनीतिक जमीन भी होनी चाहिए? बिल्कुल राजनीतिक जमीन किसी व्यक्ति की होनी चाहिए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए सबसे पहले बात रवि किशन की करते हैं। रवि किशन इस समय सांसद हैं गोरखपुर से, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीते वो भाजपा से हैं, है ना। बहुत कूदफान करिए, भाजपा से जीते हैं। अब की बार भी अगर मैं गोरखपुर की जनता की बात बताऊं, गोरखपुर की जनता खुश नहीं है। गोरखपुर की जनता साफ कह रही है कि हमें नाचने गाने वाला सांसद नहीं चाहिए, क्योंकि रवि किशन ने सांसद होने के बाद भी अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ी, अपनी गायकी नहीं छोड़ी है। वो अभी उतने सक्रिय नहीं है, लेकिन सक्रिय हैं। हालांकि मनीष तिवारी ने बिल्कुल भोजपुरी और बॉलीवुड सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा ही पवन सिंह के साथ है। पवन सिंह भी सक्रिय रहते अगर राजनीति में आते भी। उसके बाद निरहुआ भी बस गुड्डू जमाली की वजह से जीत गए थे। पिछली बार सिर्फ 8,000 वोटों से जीते थे, लेकिन अब की बार जीतना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। सिर्फ पब्लिसिटी काम नहीं आती। जब आप राजनीति में उतरते हो तो मुझे और आपको जो आम जनता है उसको कामों से मतलब होता है, आप उसकी पब्लिसिटी से कोई मतलब नहीं होता। अगर देखिए सीधा अगर आपको आपकी राष्ट्रीय पार्टी जिम्मेदारी दे रही है तो आपको उसे फिर पूरी दृढ़ता से निभाना होगा। फिर अपने चाहे क्षेत्र में विकास हो या फिर अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना हो। चलिए ये तो फिल्में बनाते हैं, ये तो गाने बनाते हैं, ठीक है, कितने बिजी होंगे? आपको क्या लगता है कितने बिजी होंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा बिजी हैं, उन पर कितना काम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वाराणसी से सांसद हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वाराणसी का दौरा करते रहते हैं। और अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, 3 या 4 दिन पहले की, एक हफ्ता पहले की मैं खबर बता रहा हूं कि रात को 11 से 12 बजे का टाइम हो रहा होगा, देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ वाराणसी के अंदर चक्कर लगा रहे थे और भ्रमण कर रहे थे कि भाई हमारी लोकसभा के अंदर कैसा माहौल चल रहा है। देखिए ये जो बीजेपी का फॉर्मूला है, ये बीजेपी के पास जो डिटर्जेंट है ये एकदम क्लीन करने वाला, ये बहुत बढ़िया है। अपनी सारी सीटें इन्हें क्लीन चाहिए और अपने हर एक कैंडिडेट को एकदम ऐसे खड़ा करना है कि जिसको जनता से मतलब हो, जनता जिसे पसंद करे, ताकि वो विकास भी हो और पार्टी भी जीते। बीजेपी का सीधा खेल है। जहाँ पे अब देखो ना, आपकी जो पार्टी है बीजेपी है, वो इस समय पूरी बहुमत से सरकार चला रही है, उसके बावजूद आपका एक नेता पे इतना दाग लगता है और आप उसका काम कर देते हो कि भैया चेहरा चेंज। इससे बाकी पार्टियों को क्या सीखना चाहिए, जिनके नेताओं पे 100 केस चल रहे हैं, जिनके नेता एकदम भ्रष्ट पड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो फिर भी आप कहते हैं जी हमने तो ये करा वो करा, और पता लगा कि पुलिस स्टेशन जा रहे हैं हाजिरी लगाने। देखिए अब आप बीजेपी की विचारधारा को देखिए ना, और शायद यही कारण है आज के टाइम में
कई सारी पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन्हें छोड़कर बहुत सारे आपने नेता ऐसे देख लिए होंगे जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ ये विचारधारा की तो बात है, सिर्फ ये उनके काम की तो बात है कि वो उन्हें पसंद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो एक सही ढंग से एक सही फॉर्मूले पे काम कर रही है, जिससे आगे चल के उन नेताओं की भी राजनीति। देखिए, हर कोई अपना फ्यूचर जरूर देखता है, हर कोई अपने फ्यूचर को सजोना जरूर चाहता है। अब उन्हें लग रहा है कि भाई चाहे समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो, हमने इनके साथ काफी टाइम जुड़ के काम करा, ना ये पार्टी कुछ कर पाई और ना ही हम काम करवा रहे, तो कहीं ना कहीं क्या है कि सिर्फ बीजेपी के कामों को देखकर। मेरा सवाल ये था, रिजवान से पूछते हैं। रिजवान, ये सवाल था कि देखिए, बीजेपी जो कि अपने किसी भी कैंडिडेट पर, किसी भी नेता पर थोड़ा सा दाग लगते ही हटा देती है कि भाई पहले क्लीन हो जाओ, फिर वापस सरकार जनता की सेवा करना। लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं, अब ऐसे बिल्कुल नाम याद नहीं है कि इस पे इतने कैसे, इस पे इतने कैसे, लेकिन हम जानते हैं कि कई पार्टियों में कई ऐसे कत्तावर नेता हैं, कई ऐसे बड़े नेता हैं और छोटे भैया नेता भी हैं जिन पे तमाम केस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अंगद के पैर की तरह टिके हुए हैं। उनको क्या सीखना चाहिए? देखिए विकास, भारत में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि बीजेपी सेंट्रल स्टेट उस रूल पर चलती है और दूसरी जो कांग्रेस है वो स्टेट रूल पर चलती है। अब फर्क समझ लीजिए दोनों का। बीजेपी में जो है एक बोर्ड है, वही सारे फैसले करता है, जो प्रधानमंत्री मोदी और जो कुछ खास चुनिंदा लोग हैं, सिर्फ 4-5 लोग बीजेपी में ऐसे हैं, मोदी शाह की जोड़ी और एक आध अध्यक्ष वगैरह ले लीजिए, मुश्किल से 3-4 लोग, वो सारे फैसले उनके हाथ से होके गुजरते हैं। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में राहुल गांधी की अलग विचारधारा है, मल्लिकार्जुन अलग सोचते हैं। फिर दूसरी बात ये, वो तो सोचते, कहा जाता है वो तो सोचते ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए फर्क समझ लीजिए। जो क्या कहते हैं, जो दिल्ली में बैठा हुआ और कोई अशोक गहलोत को अगर कांग्रेस की तरफ से कोई फरमान जाता है, कोई आमान जाता है, तो वो उस बात को नहीं मानते, वो अपनी ढपली अपना राग चलते हैं, वो उनकी कांग्रेस, वो राजनीति, वो अलग है उनकी। लेकिन भाजपा में ऐसा मॉडल नहीं है। भाजपा सत्ता पाने के लिए इतनी लालायित रहती है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में जब उनके मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना के एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, सिर्फ किस लिए कि वो सत्ता में रहें। लेकिन यही चीज अब कहा जाता है कि अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हो जाती तो आज राजस्थान कांग्रेस के हिस्से में होता। अगर वहां पर सुलह हो जाती मध्य प्रदेश में, तो आज सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी 2018 में। जब 2018 में सिंधिया की बात थी कि अब सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसी को लेके वहाँ पे चुनाव लड़ा गया और फिर कमान किसके हाथ में दे दी गई? कमलनाथ के हाथ में। तो ये चीज़ है ना कि वहाँ पे पार्टियों के जो छत्रा पे जो वहाँ के स्टेट के जो बड़े नेता हैं, वो पाला कमान को मानते ही नहीं है। वो कहेंगे कि हम जो कहेंगे वो ही है भैया। भाजपा को कांग्रेस दिल्ली कुछ भी कहता रहे, जो हम कहेंगे हमारे राज्य में हम सबसे बड़े चेहरे हैं। संगठन की दिक्कत है। भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में कोई एक मामूली सा विधायक भी मुख्यमंत्री बन जाता है। भाजपा की ये एक बड़ी खूबी है। और भजन लाल शर्मा हो, चाहे आपके मोहन यादव हो, कोई भी हो, तो ये बड़ी बात है। ये सीखने की बात है सबसे बड़ी। हाँ, तो भैया सीखने की बात है। और शायद पार्टियां ध्यान भी देती होंगी कि भैया क्या बीजेपी से सीख सकते हैं, क्या अलग पार्टियों से सीख सकते हैं, क्या उनकी खुद की पार्टी में जो अच्छी चीज़ है वहाँ से सीख सकते हैं। पॉलिटिक्स है, राजनीति है, ऐसे ही चलती है। यहाँ कोई दोस्त नहीं, यहाँ कोई दुश्मन नहीं, यहाँ कोई आज का नहीं, यहाँ कोई कल का नहीं। यहाँ रोज़ नए दुश्मन हैं, रोज़ नए कांटे हैं, रोज़ नए काम हैं, रोज़ नए चुनाव हैं, रोज़ नए मुद्दे हैं और रोज़ नए वोटर्स हैं। तो कुल मिलाकर के इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले फिर से उठापटक जारी है। बीजेपी के दो उम्मीदवार पवन सिंह और उपेंद्र सिंह रावत, ये दोनों ही अपना नाम वापस ले चुके हैं। चर्चा इस बात पर थी कि नाम लिए गए या फिर इन्होंने खुद लिया। तो हमारी चर्चा से निकल कर आया कि इनकी कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, इनकी इमेज धूमिल हो गई जनता की नज़रों में, कुछ दाग लगा, तो दिल्ली हाई कमान से कुछ ऑर्डर आया और इनका पत्ता जो है वो साफ हो गया। बाकी इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और पॉलिटिक्स में हमारी किसी बात से अगर आपका दिल दुखा हो, आहत हुई हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पॉलिटिक्स का जो हमारा कार्यक्रम है वो सिर्फ इसलिए हम करते हैं ताकि राजनीति से जुड़े, आपसे जुड़े हर एक मुद्दे पर हम विचार कर सकें और हर एक मुद्दे पर मंथन करके आपके लिए अच्छी सूचनाएं निकालें। वीडियो को लाइक करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और हाँ, हर एक खबर से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए आर्य न्यूज़ को। नमस्कार।